नमस्कार साथियों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान की कक्षा 8वीं की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। बच्चों, इसमें हम 8th ग्रेड में जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं और जो भी क्रियाकलाप दिए गए हैं सभी को देखेंगे। ये जो पाठ्य पुस्तक है ये वर्ष 2024 की, मतलब ये नई वाली जो 8th ग्रेड पुस्तिका है वही है। पुरानी जो 23-24 की थी उसमें से नहीं करना है, क्योंकि अब जो है प्रश्नोत्तर बदल गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसमें देखेंगे कुल मिलाकर के जो 13 अध्याय विज्ञान के कक्षा 8वीं के हैं उन सभी के बारे में एक एक करके देखेंगे। पहला अध्याय है हमारा फसल उत्पादन एवं प्रबंध, मतलब फसल को हम किस तरीके से उगाते हैं और उसका प्रबंधन कैसे करते हैं। इसमें अध्याय के पूर्व जो तैयारी दी गई है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, पानी एवं हवा आवश्यक है। प्राणी जंतु अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं। सभी जीवों को वृद्धि के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों एवं जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। तो जैसा कि पाठ दिया गया है फसल उत्पादन के संबंध में, तो अब हम जैसे एक व्यक्ति के लिए यदि मान लो भोजन चाहिए तो हम थोड़ी सी जगह में फसल उगा करके भरण पोषण कर सकते हैं, परंतु इतने अधिक जनसंख्या वाले देश में यदि हमें भोजन की पूर्ति करना है तो उसके लिए हमें बड़े पैमाने पर फसल का उत्पादन करना पड़ेगा। तो इस अध्याय में उसी के बारे में जानकारी दी गई है कि हम फसल को किन चरणों में उगाते हैं और उसका प्रबंधन कैसे करते हैं। तो चलिए इस अध्याय से संबंधित 8th ग्रेड में हमारी पहली एक्टिविटी दी गई है। एक तरफ कृषि से संबंधित उपकरण दिए गए हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे छांट के लिखना है कि इसमें कृषि में उपयोग होने वाले उपकरण कौन कौन से हैं। तो इधर उपकरण दिए गए हैं हल, ट्रैक्टर, कुदाली, साइलो, बस और ताला। इसमें से कृषि में कौन कौन से उपयोग होते हैं, तो हल, ट्रैक्टर, कुदाली और सीड ड्रिल, ये चारों के चारों आ जाएंगे कृषि में उपयोग होने वाले। इसके बाद आगे है, यदि इसके अलावा भी हमने कोई उपकरण देखे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमने बहुत सारे इसके अलावा भी उपकरण देखे हैं, जैसे कि हार्वेस्टर, हैरो, कल्टीवेटर और थ्रेशर, और भी इसके अलावा बहुत सारे हैं। आप चाहो तो लिख सकते हो जो जो आपने देखे हो। इसके आगे आता है चलो फसल बोएं, मतलब फसल बोने के लिए कहाँ से शुरुआत करनी पड़ती है और यह प्रक्रिया किन किन चरणों से होकर गुजरती है, इस कॉलम में पूर्ति करना है, इस तालिका में। तो जो बॉक्स खाली है उसमें निम्नलिखित शब्दों से चयन कर लीजिए। ये जो इस तरफ बाएं हाथ की ओर काले बॉक्स दिख रहे हैं ये ऑप्शंस हैं आपके, और इधर जो नीले रंग से दिए ऑप्शन भरे गए हैं ये भरना है आपको। तो सबसे पहले चरण आता है मिट्टी तैयार करना, उसके बाद आता है बुआई, उसके बाद आ जाएगा खाद एवं उर्वरक देना, उसके बाद सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और लास्ट में आ जाएगा भंडारण। इसके बाद आगे देखिए सही विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो पहला प्रश्न है, गेहूँ, चना तथा मटर की फसल उगाने की समय अवधि है। तो बताओ जल्दी से, गेहूँ चना जो है किस मौसम में उगाते हैं, तो ये उगाते हैं हम अक्टूबर से मार्च तक। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाएगा, पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ न होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले। तो
आपने अध्याय में पढ़ा होगा कि ड्रिप तंत्र, ये जो सी वाला ऑप्शन है, ड्रिप तंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें पानी जो है सीधा पौधे की जड़ में पहुंचता है, जिससे पानी व्यर्थ भी नहीं होता है और कम जल वाले क्षेत्रों के लिए तो एक वरदान है। उसके बाद तीसरा विकल्प है, बूझो ने अपने खेत में लगातार उर्वरक का उपयोग किया। कुछ वर्षों पश्चात उसके खेत में फसल की पैदावार कम होने लगी। पहेली ने उसे अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी। जैविक खाद के बारे में सही कथन है। पहला ऑप्शन है, इसमें मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा है बी वाला, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। उसके बाद है सी, कथन ए और बी दोनों सही हैं, या डी सिर्फ कथन ए सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन सी, ऑप्शन सी, कथन ए और बी दोनों सही हैं, क्योंकि खाद से जो है मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है और इससे जो मित्र जीवाणु, मतलब जो मिट्टी में उर्वरता बढ़ाने वाले जीवाणु हैं, उनमें भी वृद्धि होती है। तो तीसरे विकल्प का आंसर हो जाएगा आंसर सी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है चौथा वाला विकल्प, कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है? तो बताओ जल्दी से, कल्टीवेटर, हल द्वारा, कंबाइन या सीड ड्रिल? तो इसका आंसर हो जाएगा सीड ड्रिल। सीड ड्रिल से हम बुआई करते हैं तो समय और श्रम दोनों की बचत होती है और साथ ही साथ जो बीज हैं मिट्टी में एक निश्चित अंतराल पर और उचित गहराई में गिरते हैं। उसके बाद आता है विकल्प पांचवा, 3 गमले दिए गए हैं, उसमें अलग अलग प्रकार से जो है मिट्टी को गोबर की खाद के साथ, बी वाले गमले में मिट्टी को यूरिया के साथ और सी में ओनली मिट्टी को रखा गया है। अब उपरोक्त चित्र में गमले ए, बी तथा सी में चने के बीज को अंकुरित कर लगाया गया। बताइए किस गमले के पौधे का चना अत्यधिक स्वास्थ्यवर्धक होगा? तो इसमें ये बताना है कि जो है किस गमले का पौधा अत्यधिक स्वास्थ्यवर्धक होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्वास्थ्यवर्धक पूछा है, तो स्वास्थ्यवर्धक में जो है आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। ये इसमें बी दिया गया है, ये गलत है, ये नहीं लगाना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें क्या है, गोबर की खाद जो है वो एक तो फसल को गुणवत्ता युक्त तो बना देती है, दूसरी बात स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, इसलिए जो है हमारा आंसर रहेगा आंसर ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, खालिस्तान दिए गए हैं, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, नीम की सूखी पत्तियां, छिड़काव तंत्र, मछली, खरपतवारनाशी और ह्यूमस। इन ऑप्शंस को देख करके जो है हमें इन खालिस्तानों की पूर्ति करना है। तो पहला है हमारा, बूझो द्वारा अपने असमतल खेत में सिंचाई के लिए खालिस्तान उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि जो असमतल भूमि होती है, ऊबड़ खाबड़ जो होती है, वहाँ पे हम छिड़काव तंत्र जो फुहार होती है उसका उपयोग करते हैं। दूसरा खालिस्तान है, पहेली समुद्र तटीय क्षेत्र में रहती है, उसके परिवार के सभी सदस्य खालिस्तान का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसमें आ जाएगा मछली। ये जो समुद्री तट पर जो अधिकांश रहने वाले लोग होते हैं उनका मुख्य आहार क्या होता है भोजन में? मछली। तीसरा विकल्प आता है, खाद्य से मिट्टी को खालिस्तान प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। तो इसमें आ जाएगा आपका ह्यूमस। चौथा खालिस्तान है, बूझो ने अपने खेत में गेहूं की फसल के साथ अन्य अवांछित पौधों को भी उगते हुए देखा। इन अवांछित पौधों को हटाने के लिए बूझो को खालिस्तान का प्रयोग
करना होगा। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? खरपतवार नाशी। 5वां है, घरों में अनाज के भंडारण में खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आ जाएगा नीम की सूखी पत्तियां। उसके बाद है अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है, भारत देश में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं, कोई 2 पर्वों के नाम लिखिए। तो भारत देश में फसलों की कटाई के समय मनाए जाने वाले पर्व हैं पोंगल, बैसाखी, होली और दिवाली। इसके आगे चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में से रबी तथा खरीफ की फसलों को छांटिए। तो ये जो आपको फसलें दी गई हैं, चना, धान, मक्का, सोयाबीन, मटर, मूंगफली, इसमें से आपको रबी की फसल छांटना है और खरीफ की फसल। तो रबी की फसल आ जाएगी चना, मटर, और खरीफ की फसल आ जाएगी धान, मक्का, सोयाबीन और मूंगफली। अब हमारा 5वां प्रश्न है, बाजरे की फसल के लिए गर्म एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। यह किस प्रकार की फसल है व इसके उगाने के लिए उपयुक्त महीने कौन से होते हैं? तो बाजरे की फसल खरीफ की फसल है व इसको जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर के बीच में उगाया जा सकता है। तो बच्चों, जैसे आप जानते ही होंगे कि जो खरीफ की फसलें होती हैं वो वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं, मतलब बारिश के शुरुआत में बोई जाती हैं और जैसे ही बारिश समाप्त होती है उसके थोड़े ही दिन बाद काट ली जाती हैं। उसके बाद छठा प्रश्न है, निम्न बॉक्सों को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गेहूं की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो आपको ये 7 बॉक्स दिए गए हैं, उनको क्रम से जमाना है कि पहला कौन सा आएगा, गेहूं की फसल उगाने में पहला चरण कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। तो पहला आ जाएगा आपका मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई, तीसरा खाद एवं उर्वरक देना, चौथा सिंचाई, 5वां खरपतवार से सुरक्षा, 6वां आ जाएगा कटाई और 7वां हो जाएगा भंडारण। उसके बाद 7वां प्रश्न है, एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? तो आप देखते हो जैसे ही फसल कट के आती है और हम थ्रेसिंग करने के बाद उसको अच्छे से सुखाते हैं और एक किसान जो है वो सुखाना उसको भूल गया, तो उसको क्या समस्या हो सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि फसल को भंडारण से पूर्व सुखाया नहीं गया तो उसमें नमी की मात्रा अधिक होने से कीट, पीड़क, जीवाणु व कवक फसल के दानों को अंकुरण के लिए अनुपयोगी कर देंगे और फसल को जो है नष्ट कर देंगे। इसके बाद हमारा 8वां प्रश्न है, बूझो अपने खेत में बुआई के लिए पारंपरिक तरीकों का प्रयोग करता है और पहेली अपने खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल उपयोग करती है। बताइए बुआई के लिए कौन सा तरीका उत्तम है और क्यों? तो इसका उत्तर है, सीड ड्रिल द्वारा बुआई का तरीका उत्तम है क्योंकि इसमें बीज उचित और निश्चित गहराई पर जमीन के अंदर गिरते हैं और इससे बुआई करने पर समय और श्रम दोनों की बचत होती है। तो हम देखते ही हैं कि हमारे आसपास जो है अधिकांश बुआई ट्रैक्टर द्वारा चलने वाली सीड ड्रिल से करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो है बीज ज़मीन में एक तो उचित गहराई पर गिरते हैं और एक निश्चित दूरी पर गिरते हैं और जो है मिट्टी में अच्छे से ढके भी रहते हैं। तो क्या होता है, उसको बाहर से पक्षी वगैरह भी नहीं खा सकते हैं और इसमें कम समय लगता है और मेहनत भी नहीं लगती है ज़्यादा, तो समय और श्रम दोनों की बचत हो जाती है। 9वां प्रश्न दिया गया है, चित्र को पहचानिए, ये चित्र सिंचाई की किस पद्धति से संबंधित है, इन चित्रों को नामांकित कीजिए। इनमें से कौन सा चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है? तो हमें देखना है, पहला चित्र मोट का दिया है, दूसरा रहट, तीसरा छिड़काव तंत्र और चौथा ड्रिप तंत्र। अब इसमें एक दूसरा प्रश्न भी साथ ही साथ पूछा है कि कौन सा कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है। तो हम लिखेंगे कि ऊपर दिए गए चित्रों में से ड्रिप तंत्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है क्योंकि इस विधि में जल सीधे पौधों की जड़ों में पहुंचता है, जिससे व्यर्थ नहीं होता और खरपतवार भी कम होते हैं। चलिए इसके बाद हमारा 10वां प्रश्न है, कभी कभी खेत में फसल के साथ कुछ अन्य अवांछित पौधे भी उग जाते हैं, तो आप उन्हें कैसे हटाएंगे और क्यों हटाएंगे?
तो खेत में उत्तर है, खेत में फसल के साथ कुछ अन्य अवांछित पौधे भी उग जाते हैं जिन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। इसे हम निम्न तरीकों से हटा सकते हैं। पहला तरीका है पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ दें। दूसरा है खुरपी या हैरो की सहायता से। तीसरा है रसायन जैसे 2,4-D खरपतवारनाशी का उपयोग करके। खरपतवार फसलों के पोषक तत्वों को ले लेते हैं, इसलिए इन्हें हटाना आवश्यक है। तो ये था हमारा 10वां प्रश्न। अब आता है 11वां नंबर का प्रश्न। तो बच्चों देखिए 11वें नंबर में दिया गया है, एक बर्तन में स्वस्थ और कमज़ोर बीज रखे हैं। हम इसमें से स्वस्थ और कमज़ोर बीजों को कैसे पृथक करेंगे। तो सिंपल सा पूछा है कि खराब बीज और अच्छे बीजों को एक बर्तन में भर दिया है मिला के, तो अब आपको चयन करना है अच्छे बीजों का और कमज़ोर बीजों का। तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक बर्तन में रखे बीजों में से स्वस्थ और कमज़ोर बीजों को अलग करने के लिए हम उस बर्तन में पानी डालते हैं और बीजों को थोड़ा हिलाते हैं। कुछ देर बाद कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगते हैं और कुछ बर्तन के तल में बैठ जाते हैं। जो बीज कमज़ोर हैं वे हल्के होने के कारण पानी पर तैरते हैं और अच्छे बीज भारी होने के कारण नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार से जो है हम स्वस्थ और कमज़ोर बीजों का चयन कर सकते हैं। उसके बाद आता है 12वां प्रश्न। आपको खेती के लिए एक सूखा भूखंड मतलब खेत दिया गया। बीजों को बोने से पूर्व आप क्या क्या तैयारी करेंगे और क्यों। तो आपने पाठ में पढ़ा होगा मिट्टी तैयार करने समय, तो उसमें से ही आपको उत्तर देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हम सूखे खेत में सबसे पहले पानी देंगे जिससे मिट्टी की ऊपरी परत नरम हो जाए। कुछ दिन बाद हम इसकी जुताई करेंगे। जुताई करने से मिट्टी पोली हो जाती है और जिससे पौधे की जड़ें ज़मीन में आसानी से धंस जाती हैं। मिट्टी को पोला करने से इसमें रहने वाले सूक्ष्म जीव आसानी से वृद्धि कर सकते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने से पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं और फसल अच्छी होती है। इसके बाद हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें एक वार्ता दी गई है बूझो और पहेली के बीच में, तो इससे संबंधित नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो हम चलिए प्रश्न देखते हैं। उपरोक्त बातचीत के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहला प्रश्न है, उर्वरक में कौन से पादप पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, मिट्टी को ह्यूमस कौन प्रदान करता है। तो मिट्टी को, इसका उत्तर हो जाएगा, मिट्टी को ह्यूमस खाद से प्राप्त होती है। इसका तीसरा प्रश्न है, 13वें वाले का क्वेश्चन का तीसरा जो प्रश्न है, जैविक खाद से क्या लाभ है। तो उत्तर हो जाएगा, जैविक खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होती है, फसल अधिक गुणवत्ता वाली और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। इसके बाद इसी का चौथा प्रश्न है, खाद तथा उर्वरक में से फसलों तथा मिट्टी के लिए क्या अच्छा है और क्यों। तो खाद फसलों तथा मिट्टी के लिए अच्छा है क्योंकि इससे मिट्टी का गठन खराब नहीं होता है और फसल गुणवत्ता युक्त होती है। उर्वरकों के कोई दो उदाहरण दीजिए। तो नीचे उर्वरक के उदाहरण पूछें तो उर्वरक के उदाहरण हो जाएंगे यूरिया, अमोनियम सल्फेट और पोटास। और भी बहुत सारे होते हैं तो हम खाली 3 ही लिख देंगे, यूरिया, अमोनियम सल्फेट और पोटास आदि। इसके बाद आता है 14वां प्रश्न, अनुकूल जलवायु परिस्थितियां उचित खाद व उर्वरक के उपयोग के बाद भी किसान को फसल की अच्छी उपज प्राप्त नहीं हुई, इसके संभावित कारणों को लिखिए। तो एक किसान है जिसके पास उचित परिस्थितियां हैं, खाद और उर्वरक का भी उपयोग किया है, फिर भी फसल अच्छी नहीं हुई, तो क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं। तो इसका उत्तर बनाएंगे हम, फसल की अच्छी उपज ना होने के निम्न कारण हो सकते हैं। पहला, अच्छे बीजों का चयन नहीं किया गया हो। दूसरा, बुआई के समय बीजों को जमीन के अंदर उचित गहराई पर ना डाला गया हो।
तीसरा, खरपतवार को सही समय पर ना हटाया गया हो। तो ये कारण भी हो सकते हैं कि उसकी फसल अच्छी नहीं हुई। उसके बाद हमारा 15 नंबर का प्रश्न है कि एक खेत था, किसान के लिए खेत दिया गया जहाँ पे बहुत समय तक ना तो जीव जंतु और पेड़ पौधे पूर्णतः अनुपस्थित रहे। खेती करने के लिए किसान द्वारा मिट्टी को जोता गया, मौसम भी अनुकूल था, परंतु फिर भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। तो इसके क्या कारण संभव है बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कई वर्षों तक खेत में जीव जंतु व पेड़ पौधे पूर्णतः अनुपस्थित होने से वहाँ पर जैविक पदार्थों के अवशेष नहीं रहे, जिससे मिट्टी में पोषक वृद्धि करने वाले सूक्ष्म जीवों की कमी हो गई और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में कमी आ गई। तो ये हो जाएगा 15 के आ का उत्तर। उसके बाद 15 का बा है और ये इसका लास्ट भी है, इस चैप्टर का जो है प्रश्नोत्तर का आखिरी प्रश्न है। यदि आप उसकी जगह होते तो अपेक्षित परिणाम के लिए क्या प्रयास करते। तो जो ऊपर प्रश्न दिया गया है ना कि बहुत समय से एक खेत खाली पड़ा था, ना तो वहाँ पर जीव जंतु थे ना पेड़ पौधे, अब उस पर खेती करना था, और यदि आप उसकी जगह होते, उस किसान की जगह, तो आप क्या करते। तो यदि हम उसकी जगह होते तो हम क्या करते। यदि हम, इसका उत्तर बनाएंगे हम, यदि हम उस किसान की जगह होते तो सबसे पहले मिट्टी में गोबर की खाद डालते और फिर जुताई करते। इसके बाद मिट्टी को अच्छे से तैयार करके मिट्टी में पर्याप्त पोषक तत्व उर्वरक के रूप में देते, जिससे फसल की पैदावार अच्छी हो। तो बच्चों, ये थे हमारे इस अध्याय के प्रश्नोत्तर। 15 प्रश्न हैं और उनके सभी के उत्तर मैंने इसमें पढ़ के भी बताए हैं। यदि किसी को राइटिंग में समझ में नहीं आता है तो वो उनको एक बार ध्यान से सुन ले। एक बार में नहीं आता है तो उसको स्लो करके या वीडियो पॉज करके दोबारा भी सुन सकता है। आगे भी हम इस विज्ञान के जितने भी चैप्टर हैं सभी के प्रश्न उत्तर लाएंगे। तो यदि आपने सभी वीडियो को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाला बटन भी दबा दें, ताकि हम जैसे ही नया वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास सूचना पहुंच जाएगी। और यदि कंटेंट पसंद हो तो चैनल को लाइक करें और अपने अन्य साथियों के तक भी वीडियो भेजें, ताकि सबको ये प्रश्न उत्तर लिखने में आसानी हो। धन्यवाद।